नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग छठी कक्षा हिंदी का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के नए पैटर्न पर बेस्ड पेपर है आपका। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से अब आपका पेपर आने वाला है, एक बार आपको दिखा देते हैं। और डिस्कशन मतलब कि मैं आपको कहीं ना कहीं आंसर्स भी बता दूंगी, ताकि एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाए आपका इस आधे घंटे में कि कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपका एक अपठित गद्यांश होगा, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के जो सही विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। छोटा सा ही ये गद्य है, इसको पढ़ लेते हैं। समय वह शक्ति है जिसको साधा गया तो हम देवता व राजा बन सकते हैं। हम इतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं, पर आत्म अवलोकन आत्म परिष्कार के अभाव में समय का सदुपयोग न करके हम शैतान भी बन जाते हैं। वास्तव में इंसान की सफलता विफलता लाभ हानि उन्नति अवनति केवल इस बात पर निर्भर है कि परमात्मा द्वारा मिले वक्त का मनुष्य ने उपयोग कैसे किया। सब कुछ समय का ही विस्तार है। आत्मावलोकन में यह भी आता है कि हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे रात में सोते हैं, भोजन करते हैं तो उस समय दशा भाव कैसी है, परिवार में बैठते हैं तो हम कैसे होते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कैसे होते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसी को सम्यक विचार आचार सम्यक दृष्टि सम्यक वाणी सम्यक कर्म सम्यक चेष्टा सम्यक ध्यान के चरणों में बटा है, जिससे दुख से मुक्ति तथा कष्टों से बचने के मार्ग मिलते हैं। ओके, तो एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया समय के महत्व के बारे में और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका, लेखक के अनुसार किसे साध लेने से जीवन सफल बनाया जा सकता है। तो ये है समय को साध लेने से जीवन सफल बन सकता है। समय के सदुपयोग करने के लिए क्या जरूरी है, तो जैसे कि पैराग्राफ में आपको बताया गया, आत्म अवलोकन और आत्म परिष्कार करना जरूरी है। दुखों से मुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन्होंने मार्ग बताया है, तो ये बताया महात्मा बुद्ध जी ने। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है यहाँ पर। लेखक के अनुसार आत्मावलोकन का क्या आशय है, आत्मावलोकन करना मतलब कि जीवन के कष्टों से मुक्ति। ऑप्शन 3 सही है। आगे है, विस्तार शब्द का विलोम क्या है। विस्तार अर्थात फैलना, तो इसका हो जाएगा संक्षेप। जैसे कई बार उत्तर आता है ना, उत्तर संक्षेप में लिखिए मतलब शॉर्ट में लिखिए, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। फिर व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे इसके बाद आपके। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग कहाँ हुआ है। गोरा व्यक्ति, 10 रुपये, 2 मन अनाज, यह कार। तो गोरा व्यक्ति, गुण बता रहे हैं ना, व्यक्ति कैसा है, गोरा है। ये बाकी आपके संख्यावाचक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, 33। ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। आगे है, किसी भी देश का नाम संज्ञा के किस प्रकार से संबंधित है। कोई भी देश का अगर नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। नाम बोला है, देश नहीं। देश अगर होता तो देश एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है। इच्छा शब्द का विलोम अनिच्छा, ये तो आसान है। अइच्छा, इच्छावृत्ति होती है लेकिन वो समानार्थी है, अइच्छा कोई शब्द ही नहीं होता। विशेषण कहलाते हैं, विशेषण हम किन्हें कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट है। आगे है, वह कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम है वह, क्योंकि कौन जाएगा ये हमें नहीं बताया गया है। राम जाएगा, श्याम जाएगा, मोहन जाएगा, सोहन जाएगा, अली जाएगा, है ना, या फिर जॉन जाएगा, नाम नहीं बताया है। वह इसकी जगह इस्तेमाल किया गया, संज्ञा की जगह जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। आगे, शाम तेज दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया की जो विशेषता बताता है। क्रिया क्या है, दौड़ना, और दौड़ कैसे रहा है, वो तेज, तो यानी कि तेज आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। पानी का पर्यायवाची शब्द है, ये तो बहुत ही आसान है। जल भी, नीर, तो तीनों ही पर्यायवाची है, तो उपयुक्त सभी। ये ग्रामर का पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। व्यंजन देखिए 33 होते हैं और स्वर होते हैं 9। इनको आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। राजा का विलोम क्या होता है, राजा का विलोम होगा रंक। ओके, अब आपका पठित गद्यांश है, ये आपकी बुक का गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो क्विकली इसको रीड कर लेते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। ओके, उपयुक्त गद्यांश में पाठ एवं लेखिका का नाम लिखो। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, तो पाठ का नाम है आपके नौकर और लिखा है ये अनु बंदोपाध्याय ने। ऑप्शन आपका थर्ड सही है, अनु बंदोपाध्याय।
17 क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश में किस बात पर बल दिया है? तो बल दिया है कर्म की महत्ता पर, कि काम जो आप करते हैं सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गांधी जी ने आटे की पिसाई का काम किस आश्रम में भी जारी रखा? उनके आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। ऑप्शन तीसरा सही है। आटा चक्की के खराब हो जाने पर गांधी जी क्या करते थे? तो गांधी जी स्वयं उसको ठीक करते थे, घंटों व्यतीत करते थे उस पर। मेहनत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मेहनत करना अर्थात संघर्ष करना। नो, संघर्ष तो होता है परिश्रम करना। ऑप्शन पहला ही सही है, परिश्रम अर्थात मेहनत। अभी आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, बसंत पार्ट 1 बुक के आधार पर जो प्रश्न है, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 6 के 6 का उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपकी किताब से ही है, डेफिनेटली आपको आंसर पता होंगे, बट जैसा कि मैंने कहा एक तरीके से मैं रिविजन भी आपका करा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियां, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि को कहा है। इनके थ्रू जो प्रकृति है वो हमें अपने बारे में बताती है। ये अक्षर है जिनको हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति की किस चीज को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? तो हेलन केलर जो है वो भोजपत्र के पत्तों, पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। बसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उसकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से ही बन रही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका, जो आपको लिखना है एग्जाम में। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता में नजदीकियों की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? ये आपकी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसके आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना तथा हाथों सजना संवरना आदि कविता में नजदीकियों की स्थितियां बताई गई है कि कैसे बच्चे जो है वो अपनी माता के कितने करीब होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीत नामक निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों पर चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। लोकगीत जो आपके इसमें एक निबंध है उसमें किन बिंदुओं पर लोकगीत की चर्चा हुई है? तो लोकगीत सबसे पहले तो बहुत प्रिय होते हैं, लोकगीत के महत्व पर चर्चा हुई है, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीत के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। ये लोकगीत के कुछ जिन चीजों पर चर्चा हुई है उस निबंध में आपके टॉपिक्स हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो कौन सा काम करवाया था? आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। आश्रम में गांधी जी ऐसे कई काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं सबसे छोटी हूं, इस तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़े तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ओके, कविता और कवि का नाम सबसे पहले आपको बताना है। कवि नहीं कवित्री है इनकी सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने ये कविता लिखी और कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूं, सबसे छोटी हूं। इस कविता से काफी प्रश्न देखने को मिले हैं, इसको आप जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा। आगे है, बच्ची की क्या इच्छा है? बच्ची की इच्छा है कि वह माँ के गोद में सोए, उसका आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा फिरती रहे और उसका साथ कभी ना छोड़े। सदा शब्द का क्या अर्थ है? सदा का अर्थ होता है हमेशा। ओके, चलिए, तो ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम आते हैं राइटिंग के पार्ट पर। आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, इसलिए आप विद्यालय जाने में असमर्थ है, अतः विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए, ये इस तरीके से लिखेंगे, कैसे आप उत्तर लिखेंगे उसका ये मैंने बनाया हुआ है। सबसे ऊपर लिखेंगे सेवा में मुख्याध्यापक या फिर प्राचार्य भी लिख सकते हैं, प्राचार्य जी। केंद्रीय विद्यालय अपने केवी का नाम, जहां जिस जगह पे आपका केंद्रीय विद्यालय है वो, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखेंगे, जिस डेट को आप ये लिख रहे हैं, मान लीजिए 22 फरवरी 2021, ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना 2/21 ऐसे नहीं लिखते हैं। लेटर में हमेशा पूरा ही महीने का नाम और फिर कॉमा डाल के साल लिखते हैं। विषय क्या है? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र,
प्रार्थना पत्र भी लिख देंगे खाली। उसके बाद श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ। पहले ये बताना आप किस क्लास के हो। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 1 जनवरी को है। जब भी है आप आगे की कोई भी डेट लिख दीजिए जब आपके एग्जाम हो रहे हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को है यहाँ पर। बारात कानपुर से जाएगी। बारात में मेरे सभी साथी घर वाले जाएंगे। बारात कानपुर जाएगी होना चाहिए। उसमें मेरा जाना भी जरूरी है। इस कारण मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मुझे इस तारीख से इस तारीख तक, क्योंकि आपने 3 दिन की छुट्टी मांगी है, तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बस इतना ही लिखना है। नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये रह गया है शायद से, आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे जो भी आपका नाम है। मान लीजिए शिवम। ओके, और क्लास और सेक्शन 6ठी C। ओके, तो इस तरीके से इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आपको एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए। नेक्स्ट, इसके और में है, परिवार से दूर रहकर अध्ययनरत अपने बड़े भाई को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। छोटा सा पत्र आपको लिखना है कि आप बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं उसके जन्मदिन पर, क्योंकि वो आपसे दूर रहता है। पत्र जब आप लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मेट सही होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये मैं इनफॉर्मल लेटर की बात बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्र जो आप लिखते हैं अपने रिश्तेदारों को, भाई को, पिताजी को, दोस्तों को, तो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे अपना। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो भी तारीख है, ऐसे करके कॉमा, फिर 2021 जो भी। प्रिय मित्र नाम भी लिख दीजिए, जो भी नाम है, सप्रेम, या फिर आप यहाँ पे आप अपने भाई को लिख रहे हैं, प्रिय भ्राताश्री, या फिर भाई, या फिर भैया लिख दीजिए, भैया, प्यारे भैया, सप्रेम नमस्ते, आपसे बड़े हैं अगर। 20 अप्रैल को तुम्हारा 17वां जन्मदिन दिवस है। तुम्हारे जन्म दिवस के इस मौके पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से तुम्हारी दीर्घायु की कामना करता हूं। तुम जीवन पथ पर समस्त सफलताओं के साथ अग्रसर रहो। यह दिन तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। ओके, और नीचे इन कामनाओं के साथ तुम्हारा भाई, ये मित्र वाला जो था ये 7th क्लास में आया हुआ है, तुम्हारा भाई, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। बस इतना ही लिखना है। आप चाहो तो थोड़ा सा उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, तुम्हारा पत्र मिला, तुम स्वस्थ हो, जानकर अच्छा लगा। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है आप उसके बारे में लिख सकते हो, सावधानी बरतना है ना, मास्क पहनना, ध्यान रखना। 1-2 चीजें आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी चलेगा। आपका जो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, वो आपने इसमें सभी चीजें लिख दी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर सार गर्भित निबंध लिखो। 150 से 200 का लिखना है आपको वर्ड्स का, और 8 नंबर का है, मतलब कि एटलीस्ट 2 पेजेस आपके इसमें भरने चाहिए। अब इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑनलाइन शिक्षण का महत्व, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। ये तो पहले भी आते रहते हैं, ये इस बार नया ऐड हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण नया ही शुरू हुआ है। तो इस टॉपिक पर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि तीनों तो मैं नहीं बता सकती, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण का महत्व, इस पर अगर आपको निबंध लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले तो ऊपर टॉपिक ही लिखेंगे, निबंध, ऑनलाइन शिक्षण का महत्व। आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधाएं सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है। आजकल कोविड-19 की इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण काम आ रही है। आज हर जगह ऑनलाइन शिक्षण ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो रही है। ऑनलाइन शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके शिक्षक देश और दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए तीव्र गति की इंटरनेट और लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता है। आज लोग मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जुड़ गए हैं। ऑनलाइन शिक्षण के कई फायदे हैं। यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण शिक्षण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आपने देखा होगा सभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया है। अगर ये ना होता तो शायद आप कोविड की वजह से पढ़ ही ना पाते। लॉकडाउन की कठिन वक्त में जहां सभी विद्यालय और कॉलेज बंद हैं, स्कूल और कॉलेज के सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन द्वारा संभव हो पाई है। विश्व के सभी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का इस्तेमाल करके अपना अध्ययन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व लोग आज अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आज ऑनलाइन माध्यम ना होता तो यह साल पढ़ाई अधूरी रह जाती और करोड़ों बच्चे पढ़ नहीं पाते। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति की इंटरनेट की जरूरत है, जो शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए प्राप्त करना सरल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता या फिर बहुत स्लो स्पीड होती है। ऑनलाइन शिक्षा एक अनोखा और अद्भुत माध्यम है। आज लोग कई यूनिवर्सिटी और कई शहरों में जहां जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा ने इस चीज को सरल बना दिया। आपको जाना नहीं है, आप घर ही बैठ के पढ़ लीजिए। आप ऐसे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं और अपनी मनपसंद की पढ़ाई भी कर सकते हैं। कई जो कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन्स है वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इंटरनेट सस्ता हो गया है, इसलिए लोगों के घरों में उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक जमाने की शिक्षा का एक नया रूप है।
उसके बाद लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को यात्रा करके छात्रों को पढ़ाने के लिए गंतव्य स्थान तक जाना नहीं पड़ता। इससे समय और पैसे की बचत होती है। छात्र एवं शिक्षक अपने सुविधानुसार कभी भी पढ़ने और पढ़ाने का समय रख सकते हैं। सभी व्याख्यान और आवश्यक सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती है ताकि छात्र आसानी से अपने घर पर आराम से पढ़ सके। विदेशों के कई अनुभवी शिक्षकों के लेक्चर को छात्र भारत या किसी भी अन्य देश में सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का एक और महत्व है, आप अपने ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भूल जाए तो बाद में उसे प्ले करके समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर ये तो टीचर दोबारा बताए या फिर आप किसी और से समझे, लेकिन इसमें आप रिकॉर्ड करके दोबारा उसको सुन सकते हैं। ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्डिंग करने की वजह से छात्र अपनी किसी भी प्रकार की शंका को दूर कर सकते हैं। अगले क्लास में विद्यार्थी उन अनसुलझे डाउट को अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप आराम से तनाव रहित होकर सीख सकते हैं। आपको केवल सीखने के लिए जुनून की जरूरत है। ओके, तो ये इसका पैराग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट, संवाद लिखना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं ऑप्शन में। एक में तो पिता और पुत्री जो है वो बात कर रहे हैं शिक्षा के महत्व पर, और दूसरा है कि टेलीविजन विक्रेता से टेलीविजन की विशेषताओं पर आप बात कर रहे हैं। आप कुछ पूछते हैं, वो आपको बताते हैं इतने इंच का है, इतने आप इसमें ये देख सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है एंड ऑल। और जब ये बात करेंगे तो पिता पुत्री की एजुकेशन कैसी है आजकल, क्यों जरूरी है ना, एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें आपको फर्स्ट वाला बता देती हूँ, ये वाला सेकंड होपफुली आप खुद लिख लेंगे। सो पिताजी कहते हैं, आजकल परीक्षा की योग्यता जांचने का तरीका समझा जा सकता है। अंकों को व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का मापदंड माना जाने लगा है। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो परीक्षा है उससे पता लगता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, और मार्क्स आपके बताते हैं कि मतलब आप कितने बुद्धिमान हैं। पुत्र कहता है, जी हाँ पुत्र या पुत्री, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अच्छे अंक पाना व्यक्ति की सफलता का सूचक है। इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें कक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है। पिताजी कहते हैं, मैं समझता हूँ इसलिए परीक्षा विद्यार्थियों के लिए भय का कारण बन गई है, जिसके कारण अनेक विद्यार्थी परीक्षा में इतने अंक नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन विद्यार्थी को कम अंक मिले हैं वो योग्य नहीं है। यह सत्य है, शिक्षा केवल पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं, प्रतिदिन के जीवन के लिए सामान्य ज्ञान भी आवश्यक है। ये मोस्टली शिक्षा से अधिक ये आजकल की जो प्रणाली है, हमारी शिक्षा की प्रणाली पर एक डिस्कशन है। शिक्षा के महत्व पर अगर आप लिखेंगे तो शिक्षा क्यों जरूरी है ये आप लिख सकते हैं। टीचर और बच्चे के बीच में है, मान लीजिए कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो मेरा दोस्त दूसरे स्कूल में चला गया इसलिए मेरा मन नहीं था। तो फिर शिक्षक उसे बताएंगे कि तुम पढ़ोगे अगर तो बड़े हो जाओगे, दोस्त की मदद बाद में तुम कर सकते हो एंड ऑल। तो इस तरीके से आपको ये संवाद लिखने होते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें कि कुछ आपके बुक के क्वेश्चन होंगे, पठित गद्यांश होंगे, उसके बाद आपके जो ग्रामर है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आपको कोई पत्र, निबंध या फिर संवाद लिखने के लिए आएगा। बहुत ही आसान है, जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल ऐसे ही संवाद लिख दीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।